ये ये वाला COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2 बन जाएगा, ये भी CH2 बन जाएगा। 1 2 3 4 5। अच्छा 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल। में ये वाला कार्बन रिमूव हो जाता है और नंबर ऑफ कार्बन एक कम हो जाता है और बाकी ये बीटा कीटो गैमा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अल्कलीज। अल्कलीज के साथ कैसा रिएक्शन होता है? ग्लूकोज इज टर्न इनटू ब्राउन रेजिन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अल्कलीज। इट प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव glucose, positive mannose and negative. The reaction proceeds by 1-2 enolization. अच्छा इसमें होता ये है कि अल्कलीज की मौजूदगी में, ग्लूकोज की मौजूदगी में ये वाला एरिया चेंज हो जाता है, ये वाला पार्ट चेंज होता है। इस कार्बन पे एक और OH ग्रुप आकर लग जाता है और ऐसा लगने से ये मैनोज बन जाता है। एक और प्रोडक्ट बनती है वो ये कि मज़ीद मैनोज में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ये वाला हाइड्रोजन, या हम इसको कह सकते हैं ये वाला OH और ये वाला हाइड्रोजन निकलता है, वाटर बन के निकल जाता है और ये वाला पार्ट कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये फ्रक्टोज बन जाता है। तो ये एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है जिसपे ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज सब शामिल होते हैं। अच्छा आपको जो मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सिखाया था, साइक्लिक फॉर्म ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, तो वो मैं आपको उसकी एक और फॉर्म सिखाना चाहती हूँ कि ये आगे आप पढ़ेंगे और ये काफ़ी यूज़फुल है अगर आपको अभी से ही पता चल रहा है। ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है और इस ओपन स्ट्रक्चर को इन्होंने पहले से ही एक हेक्सागोन की फॉर्म में लिख लिया। मैं आपको इसको इस तरीके से बताती हूँ कि आप लोग, जैसे ये ग्लूकोज है CHO CHOH CHOH और ऊपर से लिखना पड़ेगा CHO CHOH 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 और CH2OH। तो अब इसको 1 2 3 4 5 और 6, ये जो 6 चीज़ें मैंने मार्क की हैं, इन 6 चीज़ों का रिंग बनेगा। तो हम पहले से ही जो है ना ये 6 मेंबर रिंग को डॉट्स की फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ से हमने ड्रॉ करना शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6, इन 6 चीज़ों को हमने डॉट्स पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले एल्डिहाइड वाला कार्बन, तो इसके जो O और H है इसको हम यूँ बाहर करके लिख लेंगे। उसके बाद ये वाला कार्बन, तो इसका हम जैसे मर्ज़ी H और OH ऊपर नीचे जहाँ भी लिखना चाहें लिख लेंगे। फिर ये वाला कार्बन, इसका भी H और OH जहाँ मर्ज़ी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये वाला, इसका भी OH और H जहाँ लिखना चाहें। इसके बाद ये वाला कार्बन, इसका H यहाँ पे लिखना है और OH को हमने यहाँ आगे ला के लिखना है। O ये रहा और H को बाहर निकाल दें। और इसके साथ एक जो दूसरी चीज़ अटैच्ड है वो पूरा CH2OH ग्रुप अटैच्ड है, तो हमने ये H को नीचे लिख देते हैं और CH2OH को ऊपर। तो इस तरह ये हेक्सागोन के अभी नक्शे में हमने ले आए हैं इसको। और अब फिर यहाँ पे रिएक्शन होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसके ऊपर से ये बॉन्ड ख़त्म हो गया, ये H लग जाएगा। तो इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी और ये साइक्लिक फॉर्म में ग्लूकोज हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो साइक्लिक फॉर्म में ग्लूकोज है, इसको, ये तो इसका 2D स्ट्रक्चर है, इसका हम 3D स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें आप
जो है ये वाला जो कार्बन है इसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, मैंने पहले भी बताया। इसमें OH जो है वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। जब अपवर्ड होता है तो हम इसको बीटा कहते हैं, जब डाउनवर्ड होता है OH तो हम इसको अल्फ़ा कहते हैं। हम इसी ग्लूकोज को हम चेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो प्लेनर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसको हम चेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये इसलिए लिखना आपको आना चाहिए क्योंकि आप आगे आगे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो कि चेयर फॉर्म में ही लिखे हुए होंगे, लेकिन फिर आप लोगों को ड्रॉ करना अगर नहीं आएगा तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो मैं आपको चेयर फॉर्म ड्रॉ करना दिखाती हूँ कि अगर आपने इसको चेयर फॉर्म में ड्रॉ करना है तो आपने क्या करना है, 2 स्ट्रेट लाइंस यूँ ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। और इसके एक जगह पे आपने O ड्रॉ कर लेना है और फिर इसको यूँ जॉइन करना है। अब ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गया। ये आपने ऑक्सीजन ड्रॉ किया। अब ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन, ये कार्बन आपको पता है लाइन स्ट्रक्चर है। लाइन स्ट्रक्चर में कॉर्नर का मतलब कार्बन ही होता है। दोबारा से हम ड्रॉ करते हैं कि आई गेस मैंने जो पहले ड्रॉ किया है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। दो पैरेलल लाइंस आपने ड्रॉ करनी है। इसको यूँ लंबा सा इसका डंडा लेके जाएं और ये यहाँ पे जोड़ दें और ये लंबा, ये छोटा इधर और इसको इसके साथ। ये वाली लाइन और ये वाली ये आपस में पैरेलल होती हैं। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होती है। अब इसमें हम यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ वाला ये वाला कार्बन, इसमें ये कार्बन है। डॉट का मतलब आपको पता है कि ये जो कॉर्नर का मतलब ये कि ये कार्बन होता है। कार्बन के साथ ये एक OH ये वाला लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पर भी एक OH है और ये हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पर एक OH है और एक हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पर H है, इधर OH है, यहाँ पर भी H है और ये है CH2OH। तो जो ये वाली कार्बन इसकी बनती है ये एनोमेरिक कार्बन है। आपको पता है इसके बारे में। एनोमेरिक कार्बन पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ भी हो सकता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ भी हो सकता है। अब इसमें हम अप डाउन का वर्ड नहीं यूज़ करते। इस वाली चेयर कॉन्फर्मेशन में हम एक्सियल या इक्वेटोरियल का वर्ड यूज़ करते हैं। एक्सियल क्या चीज़ होती है? आपको पता है कि ज़मीन का आपने वो देखा होगा मैप पे एक इमेजिनरी लाइन ज़मीन के दरमियान से गुजरी। इस इमेजिनरी लाइन को इक्वेटर कहते हैं। तो हम और ज़मीन के दरमियान से एक इमेजिनरी लाइन गुजर रही है ऊपर से नीचे की तरफ, इसको एक्सिस कहते हैं। तो यही वाली टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जाती है कि अगर OH जो है वो हॉरिजॉन्टली अटैच है, यानी कि एक्सिस वाली लाइन के बराबर आ रहा है, तो हम OH की पोजीशन को कहते हैं इक्वेटोरियल। और सॉरी, अगर इक्वेटर वाली लाइन के बराबर आ रहा है तो हम इसकी पोजीशन को कहते हैं इक्वेटोरियल। और अगर OH एक्सिस वाली लाइन के बराबर आता है तो तब हम इसको कहते हैं, अगर OH यहाँ पर अटैच होता है और H यहाँ पर होता है तो अब ये एक्सिस वाली लाइन के पैरेलल आ रहे हैं तो हम इसको एक्सियल कहते हैं। ये वाली टर्मिनोलॉजी एक्सियल और इक्वेटोरियल इस्तेमाल होती है। एक्सियल को शॉर्ट में सिर्फ A लिखते हैं और इक्वेटोरियल को शॉर्ट में सिर्फ A लिखते हैं। ये स्ट्रक्चर जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक तो ये ड्रॉ करना आना चाहिए और दूसरी बात है कि आप आगे आगे स्टार्स वगैरह का स्ट्रक्चर देखेंगे और बहुत सारे डाइसैकेराइड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें यही वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है ग्लूकोज की अटैचमेंट शो करने के लिए। फिर उस टाइम में आपको अंडरस्टैंडिंग मुश्किल होगी कि क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है।
यहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ गया है और वो है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? Glycosides are characterized by the replacement of anomeric hydroxyl group by some other substituent। यानी कि आपके पास ग्लूकोज है मिसाल के तौर पर। अब अगर आपने जल्दी से ग्लूकोज ड्रॉ करना हो ना, तो आप जल्दी से ग्लूकोज का ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ओ लगाया, यहाँ पे ओ एच लगा दिया, यहाँ पे ओ एच लगा दिया, इधर ओ एच लगा दिया, इधर ओ एच लगा दिया, और यहाँ पे CH2OH लगा दिया। ये सबसे क्विकली आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। और अगर इसको चेयर फॉर्म में नहीं लिखना, आपने दूसरी पायरेनोज फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको जल्दी से ऑक्सीजन लिखें। ऑक्सीजन लिखें। ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हुए आप एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लिखें। तो आपने इधर OH लगाया, इधर OH लगाया, इधर OH लगाया, इधर OH लगाया, और यहाँ पे आपने CH2OH लगा दिया। तो ये आपका ग्लूकोज रिंग तैयार हो गया। अब ग्लूकोसाइड्स क्या होते हैं? क्या इसी ग्लूकोज रिंग में अगर आप एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल यानी एनोमेरिक कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसको अगर आप OH हटा के इसकी जगह कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, हम उस सब्स्टिट्यूएंट को नाम दे देते हैं Z। ये एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल OH में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर है, उस सब्स्टिट्यूएंट को नाम दे देते हैं हम Z। तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होगा तो इस कंपाउंड को आप कहेंगे कि ये ग्लाइकोसाइड बन गया। Glycosides are termed as O-glycosides, N-glycoside, S-glycoside, and so on. This is according to the atom attached to the anomeric carbon of the cyclic atom attached to the anomeric carbon in the cyclic structure. Usually the term, ये एग्जाम्पल से ज़्यादा सही सब। यहाँ पर आप देखें ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका जो एनोमेरिक कार्बन है उसके ऑक्सीजन के साथ अब हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, बल्कि CH3 लगा हुआ। अब जब यहाँ पर CH3 लगा हुआ है तो ये एक O ग्लाइकोसाइड ये एक C ग्लाइकोसाइड बन गया, क्योंकि इसमें फिगर 1 and 2 डिफर एट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अच्छा, एनोमेरिक कार्बन का पूरे का पूरा OH ग्रुप रिमूव होगा और उसकी जगह कोई नई चीज़ आकर लगेगी, तो वो ग्लाइकोसाइड कहलाएगा। अब नई चीज़ अगर ऑक्सीजन से ही अटैच हुई है तो O ग्लाइकोसाइड बनेगा। अगर नई चीज़ हाइड्रोजन से अटैच हुई नाइट्रोजन से अटैच हुई है, तो अब जैसे एनोमेरिक कार्बन के ऊपर यहाँ पर OCH3 लगा हुआ है तो ये एक O ग्लाइकोसाइड बन गया। अगर नाइट्रोजन वाली चीज़ लगेगी तो N ग्लाइकोसाइड बन जाएगा। ये एक सिंपल सी बात है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब हमने मोनोसैकेराइड्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के रिएक्शंस पढ़ लिए हैं, हमने देख लिया ग्लाइकोसाइड क्या होता है, हमने पायरेनोज फॉर्म पढ़ ली है, फ्यूरेनोज फॉर्म। इन स्ट्रक्चर्स को लिखने जो है वो सिंपल ग्लूकोज फ्रुक्टोज को ड्रॉ करना, फिर पायरेनोज फ्यूरेनोज ड्रॉ करना, फिर चेयर फॉर्म ड्रॉ करना, सब सीख लिया। अब हम डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स को क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए। डाइसैकेराइड्स, as discussed above, the reaction of a monosaccharide with an alcohol yields a glycoside. अगर जो है वो ग्लूकोज का रिएक्शन मेथनॉल के साथ किया जाए, इस ग्लूकोज का मेथनॉल के साथ किया जाए, तो हमारे पास एक ग्लाइकोसाइड आ जाता है, जैसे कि ऊपर डिस्कस किया गया है। अच्छा जी, here the anomeric OH group is replaced by OR substituent. Anomeric OH की जगह एक OR substituent लिखते हैं। If the alcohol is itself a sugar, अगर यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर यहाँ पर OCH3 लगने की बजाय एक और मोनोसैकेराइड आकर जुड़ जाए, तो अब जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगी वो डाइसैकेराइड होगा। यानी कि एक मोनोसैकेराइड यूनिट के साथ एक और मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ जाएगा और रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो बनेगी वो डाइसैकेराइड कहलाएगी। सो इफ़ द अल्कोहल ना आए बल्कि इसकी जगह एक कंप्लीट शुगर आए, द ग्लाइकोसिडिक
product is a disaccharide. In other words, attachment of another monosaccharide at glycosidic linkage gives a glycosidic linkage से यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है ना, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है. अगर इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए दो मोनोसैकेराइड्स को जोड़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डाइसैकेराइड आ जाता है. डाइसैकेराइड की एग्जांपल्स हमारे पास सेलोबायोज और मैल्टोज है. डाइसैकेराइड कंटेन अ ग्लाइकोसिडिक एसिटल बॉन्ड between the anomeric carbon of one sugar and an OH group at any position of the other. ठीक है, ये मैं आपको समझाती हूँ किस तरह बनता है. ग्लाइकोसिडिक बेसिकली डाइसैकेराइड बनता है इस तरीके से है कि मैं आपको यहाँ पर दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स ड्रॉ करके दिखाती हूँ. जैसे एक मोनोसैकेराइड यूनिट, अब अगर आप बहुत सिंपल मोनोसैकेराइड यूनिट ड्रॉ करना चाहते हैं तो मैंने जिस तरह आपको बताया, अच्छा जी, हम दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. इसका ये एक OH है, एक OH ये रहा, एक ये रहा. ये निहायत सिंपल फॉर्म में हम लिख रहे हैं CH2OH. तो ये मैं आपको मार्क कर रही हूँ. ये वाला जो कार्बन है ये एनोमेरिक कार्बन है. अब ये फर्स्ट मोनोसैकेराइड है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है. ये ग्लूकोज से मिलता जुलता हमने अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया. एक और मोनोसैकेराइड यूनिट मैं यहाँ पर बनाती हूँ आपके लिए. इसका OH हम डाउनवर्ड्स ड्रॉ कर लेते हैं, ये नीचे अब मोनोसैकेराइड्स की कार्बन की नंबरिंग होती है. नंबरिंग किस तरीके से होती है? एनोमेरिक कार्बन कार्बन नंबर 1 कहलाता है. 2, 3, 4, 5, 6. सॉरी, ये गलत हो गया. 4, 5 और ये 6. इसी तरह इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो डाइसैकेराइड कब बनता है? डाइसैकेराइड उस वक्त बनता है जब एनोमेरिक कार्बन के OH का रिएक्शन होता है किसके साथ? फर्स्ट मोनोसैकेराइड में से एनोमेरिक कार्बन का OH होता है और दूसरे मोनोसैकेराइड में से कोई भी OH, किसी भी कार्बन का OH, एनी कार्बन OH, किसी भी कार्बन का OH का रिएक्शन होता है. अब ये रिएक्शन होगा किस तरह? ये इस तरह होगा. हम सपोज करते हैं इस का रिएक्शन इसके साथ हो रहा है, तो ये किस तरीके से रिएक्शन होगा? इसका H निकलेगा और इसका पूरा OH निकल जाएगा. ये हम निकाल देते हैं. और अब इसके दरमियान बॉन्ड बनेगा. अब बॉन्डिंग में क्या होगा? अब आप देखें ये O की अपवर्ड पोजीशन में है ना, तो ये अपवर्ड ही रहेगा. और यहाँ पर OH डाउनवर्ड पोजीशन में था तो ये बॉन्ड डाउनवर्ड ही रहेगा और ये इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा. ये जो यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है इसका मतलब कार्बन नहीं है, ये वैसे ही कार्बन, ये कॉर्नर पोजीशन शो करने के लिए लगाया जाएगा. तो अब ये जो बॉन्ड बना है इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं. सिडिक बॉन्ड कहते हैं. और इस बॉन्ड की नंबरिंग की जाती है. नंबरिंग किस तरीके से की जाती है कि ये बॉन्ड बना है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान, यानी कि अब इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है.
वो पहले मोनोसेकेराइड का कार्बन नंबर 1 था और दूसरे मोनोसेकेराइड का कार्बन नंबर 4 के दरमियान हो। तो सिर्फ ये एनोमेरिक कार्बन के साथ नहीं होता, ये कार्बन नंबर 2 और 4 के दरमियान भी हो सकता है, 3 और 4 में। तो अब ये जो पूरी की पूरी चीज़ बनी है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने के बाद, ये नई चीज़ जो आपके सामने आई है, नया स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये एक डाइसेकेराइड। अब इसी तरह इसके इस वाले OH या इस वाले OH या इस वाले OH के साथ आगे कोई और एक और मोनोसेकेराइड अटैच हो जाएगा, तो वो डाइसेकेराइड के बजाय वो ट्राइसेकेराइड बन जाएगा और ये चेन आगे आगे लंबी होती जाएगी, फिर ओलिगोसेकेराइड बन जाएंगे और लंबी होगी तो पॉलीसेकेराइड बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बनता है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सिंपल है। मैंने इसीलिए आपको ड्रॉ करके बताया कि आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कैसे सिंपल से सिंपल आप करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब जो आपकी किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा कि डाइसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक एसिटल बॉन्ड होता है। ये जो कार्बन COC बॉन्ड जो बनता है, इसको ग्लाइकोसिडिक एसिटल बॉन्ड कहते हैं बिटवीन एनोमेरिक कार्बन ऑफ वन शुगर, एक शुगर का एनोमेरिक कार्बन, और OH ग्रुप ऑफ एट एनी पोजीशन ऑन द अदर शुगर, दूसरी शुगर के किसी भी OH के साथ रिएक्शन हो जाता है। Glycosidic bond between carbon of the first sugar and the OH at C4 of the second sugar is particularly common। इन्होंने बताया कि ये वाला सबसे ज़्यादा कॉमन लिंकेज ये है C1 to C4 वाला, कि फर्स्ट मोनोसेकेराइड का कार्बन नंबर 1 और सेकंड का कार्बन नंबर 4, ये वाला शुगर बहुत ज़्यादा कॉमन, ये लिंकेज बहुत कॉमन है। Glycosidic bond to an anomeric carbon can either be अल्फ़ा और बीटा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बनता है उसकी पोजीशन अल्फ़ा भी हो सकती है, बीटा भी हो सकती है। इन अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ द फर्स्ट मोनोसेकेराइड द एनोमेरिक कार्बन में हैव OH ग्रुप इक्वेटोरियल और एक्सियल। बाद में बता चुकी हूँ कि एनोमेरिक कार्बन का OH जो है वो एक्सियल होगा या इक्वेटोरियल होगा, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में उसकी पोजीशन उसी तरह बनेगी। अगर वो पहले से इस पोजीशन में है तो बॉन्ड बनने के बाद भी एनोमेरिक कार्बन का बॉन्ड ऊपर की तरफ ही होगा, और अगर वो पहले से इस पोजीशन में है तो इसी पोजीशन में रहेगा। अब मैल्टोज का जिक्र है। डाइसेकेराइड विच इज ऑब्टेन्ड बाय द एंजाइम कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च से निकलता है। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। बेसिकली पॉलीसेकेराइड के हाइड्रोलिसिस से, ब्रेकडाउन से, स्टार्च से हमें मैल्टोज मिलता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज यूनिट। इसमें से ये आपको दिखने में बड़ा सा नाम लग रहा होगा, ग्लूकोपाइरेनोज का मतलब है कि ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज यूनिट्स हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना होता है। और ग्लूकोपाइरेनोज इसको हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो पायरेनोज फॉर्म में इसमें बना हुआ होता है। ठीक, और डी को आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो जब ये किस तरह से जॉइन होते हैं? 1,4 लिंकेज बनता है, यानी कि पहले ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 4। ये फिगर में भी नज़र आ रहा होगा, फिगर भी मैं आपको। इसी तरह सेलोबायोस किस तरह से बनता है? सेलोबायोस भी 2 बीटा ग्लूकोपाइरेनोज यूनिट्स। ये इसमें अल्फ़ा ग्लूकोपाइरेनोज थे, इसमें 2 ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों बीटा होते हैं। और यहाँ पे भी 1,4 लिंकेज होता है। अब ये मैं आपको समझाती हूँ फिगर। अच्छा, सेलोबायोस में भी देख लेते हैं। सेलोबायोस में देखें, ये बीटा ग्लूकोज यूनिट है, दोनों के एनोमेरिक कार्बन जो है उस पर OH ग्रुप बीटा पोजीशन पे, यानी कि अपवर्ड पोजीशन में। तो डाइसेकेराइड बनने के बाद भी जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है उसमें भी एनोमेरिक कार्बन की ओरिएंटेशन, कार्बन के ऊपर लगे हुए OH की ओरिएंटेशन चेंज नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने डाइसेकेराइड के बारे में पढ़नी है वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली लिखा हुआ है कि इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी करनी है। डिस्पाइट द सिमिलैरिटीज़ ऑफ देयर स्ट्रक्चर, सेलोबायोस एंड मैल्टोज हैव ड्रामेटिकली डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि सेलोबायोस और मैल्टोज का स्ट्रक्चर तो दिखने में हमें तकरीबन मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सेलोबायोस कैन बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस जो है वो सेलोबायोस को हज़म नहीं कर सकते। एंड कैन बी फर्मेंटेड बाय ईस्ट। तो सेलोबायोस को ईस्ट से फर्मेंट नहीं किया जाता, यानी ईस्ट की मौजूदगी में ये गलता सड़ता नहीं है। मैल्टोज however is digested without difficulty and is fermented readily। मैल्टोज जो है बहुत ही आसानी से ह्यूमंस इसको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं और इसकी फर्मेंटेशन भी इसकी मौजूदगी में बहुत आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट हम पॉलीसेकेराइड्स की तरफ आ जाते हैं। पॉलीसेकेराइड्स के बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस स्पेशली सिलेबस में लिखा हुआ है। एक